नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आज हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको हम हिंदी में वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं। इसकी पहचान है कि हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू, तेहो आदि शब्द आते हैं। तो बहुत से लोग हैं आपको ये ता है, ती है से कंफ्यूज ही कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा है कि वह तोता है, तो आप इसमें ये ता है देखकर कहेंगे ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। नहीं, हम सिर्फ ता है देखकर या ती है देखकर नहीं कहेंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। हमें ये भी देखना है कि ये ता है ये क्रिया के साथ लगा है या किसी और चीज़ के साथ लगा है। तो यहाँ पर ये ता है तो है, लेकिन तोता क्या है? तोता एक प्राणी है, क्रिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको देखकर ही समझ सकते हैं कि ता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये बल्कि सादा इजारम वाला वाक्य है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट इसको हम नहीं कह सकते। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है आना आवश्यक है। जैसे यहाँ पर जाता है तो इसमें ता है लगा है, साथ में जाना क्या है? एक वर्ब है, क्रिया है। तो इससे हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यानी आपसे अगर कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान पूछता है तो आप उसको ये बताएंगे कि वाक्य की, हिंदी वाक्य की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, यानी काम के अंत में ता है, ती है आना जरूरी है। और ये टेंस जो है मेनली तीन चीज़ें व्यक्त करता है। पहली, किसी की आदत, हैबिट, किसी की दिनचर्या, डेली रूटीन, और किसी और कोई सार्वभौमिक जो सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसके बारे में हमें ये टेंस बताता है। और इसको इंडेफिनिट क्यों कहते हैं? इसको इंडेफिनिट इसलिए कहते हैं कि इसमें समय की अनिश्चितता होती है, समय क्लियर नहीं होता है। अब आप कहेंगे क्यों सर समय क्लियर नहीं होता है? मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो यहाँ तो समय क्लियर दिया हुआ है। आप 6 बजे उठते तो हैं, आप 6 बजे उठते हैं, इसका मतलब आप कल भी उठे होंगे 6 बजे, वो आपकी आदत है। और आप भविष्य में भी 6 बजे ही उठेंगे और आज भी 6 ही बजे उठे होंगे। यानी वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों टेंस का यहाँ पर असमंजस है, स्थिति क्लियर नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस टेंस की अनिश्चितता के कारण ही इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आई होप आप डीपली इसमें समझ गए होंगे। और मेन चीज़ की आप ये पहचान ध्यान रखें। 10th और इंटर के बच्चों के लिए बस ये ध्यान रखना है कि ये इसकी पहचान होती है, ये तीन चीज़ें इससे व्यक्त होती हैं। ठीक है, उससे आपको ट्रांसलेशन करने में आसानी होगी। ठीक है, और पॉइंट टू पॉइंट आप ये समझें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में समय की अनिश्चितता होती है। कभी कभी हमें पता नहीं लग पाता है कि टेंस प्रेजेंट का है ये काम। अनिश्चितता हमारे मन में ये बनी रहती है कि हो सकता है जब हम रोज़ कर रहे हैं, हमारी आदत है, तो ये काम भूत में भी हुआ होगा और भविष्य में भी होगा। तो वहाँ पर अनिश्चितता के कारण ही हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आइए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस जानते हैं और वाक्य बनाकर देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को हम स्वीकारात्मक, सकारात्मक, साधारण वाक्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, पहला हमारा नियम है, ये एसएस लिखा है, इसका मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट। एस का मतलब सिंगुलर यानी एक वचन, और इस एस का मतलब है सब्जेक्ट। इसको मैंने शॉर्टकट में लिखा है। यानी अगर कर्ता एक वचन होगा, एक वचन कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, और कोई भी सिंगुलर नाउन्स जो एक वचन संज्ञाएं, नाउन मतलब नाम जो हैं, उनके साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यस या ईएस लगाते हैं इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। इसे हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्यूजन है किस में हम यस लगाएंगे और किस में ईएस लगाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर नोट में आप नोट कर सकते हैं। अगर जिन वर्ब्स के अंत में ओ, डबल एस, सी एच, एस एच और एक्स आएगा, उनमें हम ईएस लगाएंगे। ठीक है, जैसे टीच है तो टीच के आखिर में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सी एच है। ठीक है, तो सी एच है, इसके आखिर में ओ है और इसके आखिर में एस एच है। तो इनमें जब कर्ता एक वचन होगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो हम इनमें ईएस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे गोज से गोज हो गया, वॉश से वॉसेस हो गया, टीच से टीच्स हो गया। ठीक है, यानी ये 5 अक्षर हमें ध्यान रखने हैं। जिन वर्ब के अंत में ये 5 अक्षर होंगे, ओ, डबल एस, सी एच, एस एच और एक्स। ठीक है, इन 5 को ध्यान रखना है। अगर किसी वर्ब के अंत में ये 5 अक्षर आते हैं, ये वाले इनमें से कोई भी अक्षर अगर आता है, तो उसमें हम, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसमें हम ईएस लगाएंगे। बाकी अगर ये शब्द नहीं आते, ये अक्षर नहीं आते हैं, तो हम सिर्फ ईएस लगाएंगे। ये बात क्लियर हो गई, आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि किस में यस लगाना है और किस में ईएस लगाना है। और ये कंडीशन अप्लाई होती है आपकी अगर कर्ता एक वचन होगा तब, अगर बहुवचन होगा तो नहीं लगाएंगे। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। अगर आपसे मान लीजिए कोई ये वाक्य पूछता है कि राम एक पत्र लिखता है, इसकी इंग्लिश बनाइए, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उसको पहचानेंगे। तो यहाँ पहचान देखिए, ता है, लिखना यहाँ पर क्रिया है और ता है लगा हुआ है। हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और ना ही इसमें नहीं लगा है और ना ही इसमें प्रश्न किया गया है क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। सादा यानी साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ना ही नहीं लगा है, ना ही प्रश्न किया गया, तो सादा आप तुरंत समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का
अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको बनाएंगे कैसे हम? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सूत्र हमें पता होना चाहिए। देखो हिंदी का पैटर्न होता है कर्ता पहले होता है, फिर कर्म और क्रिया सबसे बाद में होती है, लेकिन इंग्लिश का पैटर्न क्या है, कर्ता क्रिया कर्म। ये गाने की तरह रट लीजिए आप, कर्ता क्रिया कर्म। तो सबसे पहले कर्ता, यहाँ पर क्रिया से क्वेश्चन कीजिए कि पत्र कौन लिखता है, तो हमें उत्तर मिला कौन लिखता है, राम लिखता है। ठीक है, तो राम हो गया क्या, एसएस, ये शॉर्टकट में एसएस मैंने लिखा है, इसका मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन करता। तो राम क्या है, एक नाउन है, एक वचन करता है, तो सबसे पहले हम राम लिखेंगे। ठीक है, तो राम हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे वी बनिए, वी का मतलब हो गया वर्ब यानी क्रिया। ठीक है, और ये एक डंडा बना, इसका मतलब क्रिया की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, और उसमें यस और यस लगाना है। तो राम यहाँ पर कर क्या रहा है, राम यहाँ पर लिखने का काम कर रहा है। ठीक है, तो लिखता है, तो लिखना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, WRITE, राइट। अब राइट में हम यहाँ पर देखेंगे यस लगाएंगे या ES। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ना तो यहाँ पर राइट के आखिर में O है, ना ही S है, ना ही SS है, ना ही CH है और ना ही SH है। तो हम क्या लगा देंगे, ओनली ES लगा देंगे, क्योंकि राम हमारा एक वचन है। उसके बाद बचा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। आपके इसके बारे में अगर आपको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और ये ना पता हो तो आप आई बटन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, वो आपको सब वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो वो सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर राम एक वचन है तो हमने इसमें यस लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि ES यहाँ पर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसके आखिर ना ही O, वो जो 5 शब्द बताए थे वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, O का मतलब है ऑब्जेक्ट। तो राम क्रिया से क्वेश्चन कीजिए, कर्ता से और क्रिया से क्वेश्चन कीजिए कि राम लिखता है, क्या लिखता है, क्या और किसको लगाने से हमें ऑब्जेक्ट का पता लग जाता है। ठीक है, तो राम लिखता क्या है, लिख क्या रहा है, तो हमें उत्तर मिला एक पत्र लिख रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ए लेटर, LETTER। ठीक है, तो ये हमारा वाक्य बन गया, राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है। और ये इसका सूत्र है। आई होप आप ये बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसको आराम से बना सकते हैं। SS का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें यस या ES लगाना है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद बची हुई चीज़ जो हो वो हम रख सकते हैं। इसको बड़े आराम से आप बना सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझेंगे। हमारा अगला सेंटेंस है, वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता है। तो पहचान यहाँ पर क्लियर हो रही, ता है, तुरंत समझ जाएंगे। पढ़ाना एक क्रिया है, उसमें ता है लगा है, आप तुरंत समझ गए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और ना ही नहीं लगा है, ना ही प्रश्न किया गया, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सूत्र में हमारे क्या है, SS यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन करता। भाई यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ाता कौन है, तो हमें उत्तर मिला वह है, तो वह हमारा हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। उसके बाद क्रिया क्या है, वह क्या करता है, पढ़ाता है यानी टीच, TEACH, टीच। अब टीच के आखिर में देखिए यहाँ पर CH लगा है, CH है तो हम इसमें यस और ES में से क्या लगाएंगे, तो हम ES लगाएंगे। ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, तो ही टीच, ऑब्जेक्ट क्या बचा, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर दो, तुम्हें और अंग्रेजी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट दो तरीके का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में कोई बेजान वस्तु या चीज होती है, और इनडायरेक्ट में जो होता है वो सजीव कोई जिंदा प्राणी होता है। तो यहाँ पर वह जो है, यहाँ पर पढ़ाने का असर किसके ऊपर हो रहा है, तुम्हें के ऊपर हो रहा है, और तुम्हें को पढ़ाया क्या जा रहा है, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। तो दो ऑब्जेक्ट हैं, अंग्रेजी निर्जीव बेजान है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई, और तुम्हें ये सजीव है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए, जो इनडायरेक्ट यानी जो सजीव होता है उस जब हम ऑब्जेक्ट की इंग्लिश लगाते हैं तो सजीव की इंग्लिश पहले लगती है और निर्जीव की बाद में। तो तुम्हें यहाँ पर सजीव है तो लास्ट में ऑब्जेक्ट है, तुम्हें सजीव है तो तुम्हें की इंग्लिश हम यू पहले लगाएंगे, उसके बाद हम इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है, दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, तो जो सजीव है वो पहले और जो निर्जीव है वो बाद में, यानी ही टीच यू इंग्लिश, वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता है। कितना सिंपल है, इस सूत्र के माध्यम से आप बड़े ही आराम से जो है ट्रांसलेट वाक्य को कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही ईजी है। तो ये तो रहा अगर कर्ता सिंगुलर है हमारा, अगर एक वचन करता है तो उसके लिए। अब हम देखते हैं अगर कर्ता हमारा प्लूरल आ जाता है तो तब क्या करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो बहुवचन होता है, बहुवचन को इंग्लिश में हम प्लूरल कहते हैं। ठीक है, इसको हम शॉर्टकट में PS मैंने लिखा है, P का मतलब है प्लूरल और S का मतलब है सब्जेक्ट, यानी बहुवचन करता। करता मतलब काम को करने वाला। अगर आपको नहीं पता है तो वो वीडियो भी आपको आई बटन में मिल जाएगी। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं, आई यानी मैं, यू माने तुम, बी माने हम, दे माने वे, और अन्य सभी यानी कोई भी प्लूरल जो नाउन्स आएंगी उनके साथ सिर्फ वर्ब का एक ही डंडा लगता है, यानी वर्ब का ये बी बना इसका मतलब वर्ब यानी क्रिया, और एक बना इसका मतलब है फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, उसमें ES या ES नो मतलब नहीं लगता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। अगर कर्ता हमारा एक वचन है तब यस या ES लगेगा, अगर बहुवचन है तो उसमें कोई यस ES नहीं लगेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं तो ते हैं, तुरंत समझ जाएंगे
जाएंगे आपकी खेलना क्रिया है उसमें ते हैं लगा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और ना ही नहीं लगा है, ना ही प्रश्न किया गया तो अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले पीएस का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, तो क्रिकेट खेलता कौन है, तो हमें तुरंत उत्तर मिला कि वे खेलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वे की इंग्लिश दे लिख देंगे हम। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का एक डंडा, तो वे कर क्या रहे हैं? खेलते हैं, यानी प्ले। ऑब्जेक्ट क्या खेलते हैं? उत्तर मिला क्रिकेट, तो क्रिकेट, ठीक है। तो ये कितना सरल है इसको बनाना, आप तुरंत समझ गए कि हाँ वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। इस तरीके से आप इस सूत्र को ध्यान रखेंगे, कर्ता क्रिया कर्म, इससे आप बहुत ही सरल तरीके से और आसान तरीके से जो है आप हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इम्फैटिक जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, वो हम अगली वीडियो में आपको विस्तार से समझाएंगे, जिससे कि हमारी वीडियो आज की ज़्यादा लंबी ना हो, कि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो लोग देखते नहीं, बोरिंग उन्हें महसूस होता है कि पढ़ाई की वीडियो में इतना आनंद नहीं आता है, लोगों को मनोरंजन की वीडियो में आनंद आता है, ठीक है। अगर आप दिल लगाकर इसको देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तो आपको ये बिल्कुल हलवा लगेगा और बड़े आराम से आप ट्रांसलेट कर लेंगे। आई होप इसी आशा के साथ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल गेट नॉलेज। बाय बाय, जय हिंद।